हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एसएसटी हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 9 को। और चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में। और चैप्टर नंबर 9 का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे क्योंकि मैंने पार्ट 1 को पढ़ा दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बंगाल नज़दीक से एक नज़र। बंगाल नज़दीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था। हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा जो है मानी जाती है। तो आज जो है बंगाली जो है संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। तो क्या हुआ, ईसा पूर्व चौथी से तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध यानी दक्षिण पूर्व में मगध है के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो क्या हुआ, चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। और जब चीनी यात्री हुएनसांग भारत में आया तो बंगाल में क्या पाया कि सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज का उद्भव हो गया। तो 8वीं शताब्दी में पाल शासकों का जो है उद्भव हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा और 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच क्या हुआ, बंगाल पर जो क्षेत्रीय शासक थे उनका नियंत्रण था, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा। तो 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे जो है सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो उस समय क्या था, अकबर के समय में प्रशासन की भाषा जो थी फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक समान साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। तो क्या हुआ, 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक समान साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। तो यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया। बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो बंगाली के प्रारंभिक जो साहित्य उसे 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। तो एक श्रेणी जो है संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य यानी शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित थे, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनावती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत जो है सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई है जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। मैनावती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में हम लोग देखेंगे।
जो कि दूसरी श्रेणी में अवस्थित है। तो हम लोग देखते हैं नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है यह बताता है कि रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पीर और मंदिर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो पीर फारसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ, 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ जो क्षेत्र थे उसे छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास यानी आवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शन्य शन्य यानी धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। मुगल पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर बंगाल बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे जो नेता अलौकिक शक्तियाँ जिन्हें लोग समझते थे उन्हें लोग सादर और आदर से पीर कहते थे।